गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते और अभिवादन आप सभी को। मित्रों, आपसे मैं कल बात कर रहा था एसआईएफसी की और कैसे ऐसा एसआईएफसी के ज़रिए यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज एक तरह से पाकिस्तान पर अपना कब्ज़ा कर रही है और उसमें से कैसे दूसरे जो सिविल सोसाइटी के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे अलग किया जा रहा है, मैं उस बारे में डिटेल आपको देने का वादा मैंने आपसे किया था। हियर एम आई, मैं आज आपको उस बारे में और ज़्यादा डिटेल बताने जा रहा हूँ और बताने ये जा रहा हूँ कि दरअसल इसको हमें कैसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, जो मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि दरअसल इसके आगे खतरे कहाँ-कहाँ नज़र आ रहे हैं और क्यों ये सफल होता हुआ कहीं से सक्सेस का रास्ता इसमें नज़र नहीं आता है। तो है क्या दोस्तों, आज पाकिस्तान खड़ा है एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले सालों में जो आज के दिनों की जो तस्वीर है, आज के दिनों का जो इम्पैक्ट है, वो आपको या यूँ कहें आज के दिनों की का जो घटनाक्रम है, जो इन दिनों की जो छाया है, वो आने वाले सालों में आपको लगातार नज़र आएगी और आने वाले इन दिनों में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी छाया नज़र आएगी? और वो छाया है जनाब, और यूँ कहें कि छाया है या आज के दिनों की मोहर है, वो लगी होगी अ, आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन की। ये आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या? और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया और अब हम आगे आज बात करते हैं इसके ऊपर। और अब बात इस बारे में क्या करनी है कि आज दिन में लाहौर में जो कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? बिज़नेसमैन। बिजनेसमैन लाहौर में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे एसआईएफसी के यानी वही स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का एक डेलीगेशन उनके साथ में इंटरैक्ट कर रहा था। उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें कुछ बातें जो साफ की गई वो ये थी कि जनाब 5 सेक्टर्स में 5 सेक्टर्स को डिस्कस किया गया जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इस एसआईएफसी के अंडर, जहां पर वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करें इन टर्म्स ऑफ। मैं आगे और बताता हूँ कि किन-किन कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो 5 सेक्टर कौन से हैं? 5 सेक्टर हैं जनाब। पहला है एग्रीकल्चर, यू नो एग्रीकल्चर का एक पहला सेक्टर है। दूसरा है उनका क्या कहते हैं, हाँ, ला दूसरा सेक्टर मैंने क्या लिखा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हाँ, लाइव स्टॉक आप जानते हैं, कि वो आजकल आपने देखा होगा कि गधों की पैदावार जैसे पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही थी, फिर वो गधे चाइना को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो ये लाइव स्टॉक, आप गाय, भैंस, बकरी व्हाटएवर लाइव स्टॉक है आपका। तो उसको उसको किया जा रहा है। और फिर तीसरा है एरिया आईटी का। आईटी के अलावा चौथा जो एरिया है वो है माइनिंग का और पांचवा जो है वो इन्होंने किया है एनर्जी का। ये 5 सेक्टर्स हैं जहां पर वो जिनको वो प्रायोरिटी सेक्टर्स गिनकर चल रहे हैं। इंसेंटिव्स इनमें दिए जा रहे हैं और इन बिजनेसमैन को और कहा गया जा रहा है एसआईएफसी के जो प्लान्स हैं उसमें इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। और प्रॉमिस किया गया है इनकी तरफ से यानी फौज की तरफ से जो कि लीड कर रहे हैं एसआईएफसी को, वो प्रॉमिस कर रहे हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वो कमिट कर रहे हैं कि हम इसमें एफडीआई लेकर आएंगे। ओके, वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो बिजनेसमैन के लिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए जॉइंट वेंचर्स पॉसिबल हैं और इंडिपेंडेंट बिजनेसेस पॉसिबल हैं इन्हीं एरियाज के अंदर में जो प्रायोरिटी एरियाज हैं। इसमें उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिसमें आप ये माने कि और जितना ज्यादा वो पैसा लेकर आएंगे, यानी कि मान लीजिए बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स हैं जो अपना पैसा बाहर रखते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना पैसा लेकर आते ही नहीं है। जो डॉलर टर्म में उनका जो डॉलर्स होते हैं वो बाहर ही रखते हैं, कहीं दुबई में, यूके में, जहां भी कहीं रखें। और वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो आते ही इनके बैंक में यहाँ वो पैसे चूंकि रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और रुपी की वैल्यू वॉलेटाइल रहती है, तो उसमें चूंकि ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसलिए वो डॉलर्स में उनको बाहर रखते हैं कि एज एंड व्हेन वैल्यू हाई हुई तो यहाँ उतने कुछ कुछ डॉलर मंगा लिए यहाँ पर, ताकि वो मैक्सिमम एडवांटेज उसका ले सकें। ये उनका गेम होता है। तो वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप पैसा लाएंगे, इंसेंटिव्स का जो टर्म्स है, इंसेंटिव्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो ये स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। मोर द मनी मोर द इंसेंटिव, सिंपल फंडा ये है उनका। इस पर एक और चीज जो वो बड़ी बता रहे हैं वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
अगर आप बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, तो वो जो आपकी उसका जो सोर्स है, वो हम आपसे नहीं पूछेंगे। मत भूलिए। मैं आपको याद दिला दूँ ताकि मेरे दिमाग से बाद में निकल ना जाए। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जा रहा है और ये पैसा बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आ रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोर्स पूछेगी। और वो अ, यू नो कुछ याद आया आपको? पेरिस में बेस्ड एक संस्था जो 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 इनके ऊपर जिसने पीछे इनके ऊपर बैन लगा रखा है, अब एकदम से मेरे दिमाग से एकदम नाम उसका भी निकल रहा है ना? बट जो एफ हाँ, सो एनीवे अभी दिमाग में आएगा, मैं बताता हूँ। तो खैर, तो अब आप देखिए कि जो जिन्होंने पीछे इनके ऊपर फाइनेंशियल बैन लगा थे, ग्रे लिस्ट में चले गए थे, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं जाएंगे अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे एक बार फिर से आप गायब कर देते हैं तो। और ये क्वेश्चनेबल सोर्सेज ऑफ इनकम जो होंगे, उनसे जो पैसा अंदर आएगा, तो फिर ओके, हाँ, तो उसके बाद में कहते हैं कि जो 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 ओके, और इसके बाद में इस जो कुछ बात हुई यहाँ पे, इसकी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो हेडक्वार्टर को भेजी जाएंगी, यानी कि आर्मी चीफ एंड हिज कंपनी, जो भी लोग उनके साथ हैं, और फिर वो दिखाएंगे कि और इसके अलावा रिजल्ट क्या है। वो कहते हैं कि इस सबके रिजल्ट में निकलेंगी क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद लगा यार, ये जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बनेंगे, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे, और जब जॉइंट वेंचर्स होंगे दोस्तों, जब जॉइंट वेंचर्स होंगे तो एफडीआई आएगी, ऐसा मानना है एसआईएफसी के डेलीगेशन का। और ये है वो बातें जो उन्होंने पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लाहौर में आज अपने कोर हेडक्वार्टर में समझाई। मित्रों, इस सारे घटनाक्रम में जो मैंने आपको अभी भी बताया, इसमें एक चीज पे जरा गौर कीजिए। एक चीज बड़ी जबरदस्त मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है? इस सारे में से कहीं पॉलिटिशियंस का कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। यानी कि इस तमाम प्लान में, जिसमें इकोनॉमी पर आप बात कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एक प्लेयर है जो प्राइवेट प्लेयर है, बिजनेसमैन है, उससे आप बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? फौज बात कर रही है। ओके, अब आप आगे चलिए, इसका जरा आगे ये बताएं कि इसकी जो पॉलिटिकल ऑनरशिप है वो कौन लेगा? 4 महीने में आप इलेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि फरवरी के एंड में कभी इलेक्शन की बात की जा रही है। अगर आज ये जो कुछ भी करते हैं इन 4 महीनों में, ये सब कुछ 4 महीने में आप 100 बिलियन या 25 बिलियन 4 महीने में नहीं आने वाले। तो ये जो आप सारा ग्राउंड वर्क कर चुके होंगे, सारी तैयारी कर चुके होंगे, जमीन तैयार कर चुके होंगे, और फरवरी में एक पॉलिटिकल डिस्पेंशन जो आएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, देखिए अब पॉलिटिकल पार्टी में भी देख लीजिए, एक पार्टी है जो जेल में बैठी है, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर रखा है, वो है पीटीआई, इमरान खान। ठीक है, दूसरे कौन बचे? पीपीपी। आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनके ऊपर अब मुकदमे दायर कर रहे हैं। पीपीपी के को अब बेसिकली कॉर्नर किया जा रहा है, वो भी साइडलाइन हो गई। तीसरी क्या बची? पीएमएलएन। पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी। इस समय नवाज शरीफ की तमाम लीडरशिप कहाँ है? जैसे ही सरकार पीडीएम की गई है, उसके बाद से शहबाज शरीफ लंदन में है, नवाज शरीफ लंदन में है, यहाँ सिर्फ मरियम नवाज है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो एक ट्वीट करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही, और या बेसिकली वो अपनी जो भी कर रही हो, बट उसका लाइमलाइट से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से कम्युनिकेशन नहीं है। और इस सब के बीच में फिर आगे आप देखिए, क्या इस सारे डिस्कोर्स में कहीं मरियम नवाज या पीएमएलएन के कोई लोग शामिल हैं? कतई नहीं। आपको इस पर नजर कौन आ रहा है? अच्छा, तो ऐसे में इस सारे खेल में पीएमएलएन के जो लीडर है, यानी कि नवाज शरीफ, वो भी कहीं ना कहीं लंदन में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इकोनॉमी ये चला रहे हैं, बिजनेसमैन से डीलिंग ये कर रहे हैं, एफडीआई ये लेकर आ रहे हैं, सिक्योरिटी इन एनी केस इनके पास है, तो मैं क्या वहां झुंझुना बजाने जा रहा हूँ? फिर नवाज शरीफ का या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान के इस तमाम सिस्टम के अंदर रोल क्या होगा? कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इस समय पर पावर में आएगी, वो करेगी क्या? क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी तो सारी आपने कंट्रोल कर ली, इकोनॉमी में आपने एग्रीकल्चर अपने कंट्रोल में कर लिया, जो तमाम बिजनेसेस हैं वो आपने अपने कंट्रोल में कर लिए, बिजनेसमैन से डायरेक्टली आप डील कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स आप कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस आप देख रहे हैं, एमबीएस से आप डील कर रहे हैं, मोहम्मद बिन जाहिद से आप डील कर रहे हैं, तो बचा क्या?
फिर किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की जरूरत कहाँ पड़ रही है? और अगर मान लीजिए उनको रखना भी है उस पोस्ट पे, तो उनका रोल क्या होगा ऐसे? Who is going to own this entire initiative in political terms? Who is going to take the political ownership of this? That is the question. इस जगह पर आकर मैं आपको याद दिलाऊं कि आप इसको देखिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। जो पहला मिलिट्री डिक्टेटर आता है इनका, वो कौन था? वो थे अयूब खान। ये रहे वो अयूब खान। दोस्त, ये जो अयूब खान साहब थे, आपको याद होगा हमारा 65 वाला जो वॉर हुआ था वो इन्हीं के साथ हुआ था, यही थे उसमें सीट पर। इनकी बड़ी अमेरिका में ये इनका बड़े अच्छे रिलेशन बनाए थे इन्होंने अमेरिका से। अमेरिकन को उस वक्त चाइना को ऑब्जर्व करने की जरूरत, रशिया को ऑब्जर्व करने की जरूरत थी, तो वो और चाइना से रिलेशन बढ़ाने की जरूरत थी। तो चाइना से जो रिलेशन बढ़ाने की जरूरत थी, उसके चलते अयूब खान इंस्ट्रूमेंटल बने थे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के करीब था और चाइना पाकिस्तान जो है वो इंस्ट्रूमेंट बना अमेरिका और चाइना के नेगोशिएशन की शुरुआत करने का, रिलेशनशिप की शुरुआत करने का। नतीजा क्या हुआ कि उस समय का जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने अयूब पर डॉलरों की बरसात कर दी। उनको ये लगता था कि जैसे इससे बड़ा कोई लीडर ही नहीं है, ये ही लड़ाके होते हैं। और अच्छा, अमेरिकन की यहाँ साउथ एशिया की जो कल्चर को लेकर, यहाँ की हिस्ट्री को लेकर ये हमेशा कंफ्यूज लौट रहे हैं, कम से कम मुसलमानों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज लौटते हैं। तो उनको ये लड़ाके नजर आते थे, उनको ये लग जाता है ये वॉरियर कॉम है और ये दुनिया भर का तमाशा। तो नतीजा ये कि अयूब वहां जा रहे हैं तो वो पता लगा कि पूरा फुल फ्लेजेड वेलकम मिल रहा है उनको। खैर, ये वो समय था जब इन्होंने, यानी अयूब ने पाकिस्तान को मॉडर्नाइज करने की कुछ ड्रीम्स देखे और उस रास्ते पर ये आगे बढ़े। 65 के बाद में जब वो भुट्टो का जो सिलसिला आगे बढ़ा, और इस बीच में आपको पता है कि सुखबुगाहट शुरू हुई थी बांग्लादेश, यानी तत्कालीन जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय पर भी। तो ये जब डाउन हुए, तो आप ये देखिए डाउन क्यों हुए। डाउन इसलिए हुए कि इनके उस मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट की कोई भी पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं थी। उसकी पॉलिटिकल ऑनरशिप लेने के लिए नीचे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं कोई दूर दूर तक नहीं था। नतीजा, अयूब जितनी तेजी से ऊपर चढ़े थे, उतनी ही तेजी से धड़ाम हो गए। उसके बाद क्या हुआ? याहिया खां का एक छोटा सा पीरियड था, आपको याद है 71 का जो पीरियड था, वो अपना दारूबाजी और औरतों के चक्कर में और वो सब बर्बाद। तो उसको मैंने बीच में नहीं शामिल किया, क्योंकि उसका पाकिस्तान की, सिवाय पाकिस्तान को तोड़ने के अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ऐसा उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। मगर फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं जनाब जनरल जियाउल हक साहब। ये वो वक्त समय है दोस्तों, जब सोवियत यूनियन आ गया था अफगानिस्तान में, और अमेरिकन को यहाँ पर सोवियत यूनियन को कमजोर करना था। आपको याद होगा उस समय पर तरह तरह की कहानियां बनाई गई, और ये कि ये वहां से आएंगे सोवियत यूनियन के जो लोग हैं, यानी रशियंस जिनको हम आज कहते हैं, कि वो हमारे गर्म पानी की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे अगर हमने इनको नहीं रोका। ये नैरेटिव बनाया गया, ये कोई रियलिटी नहीं थी, मगर ये नैरेटिव था, जिसको वो कहा जाता है कि नहीं साहब, वो तो हमारे ऊपर, अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये कल पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे आकर। और इस नैरेटिव को बेचा गया। इस बीच में क्या होता है कि ये जियाउल हक के पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, इस बीच में क्या होता है कि अमेरिकन अपने यहाँ पर बड़ा सारा अफगानिस्तान में सब इस्लामियात फैलाने के लिए, इस्लामिक टच देने के लिए, वहां की पॉपुलेशन में सब कुछ इस्लामी करने के लिए, इस्लामिक जिहाद करने के लिए, तालिबान को पैदा करने के लिए, तालिबान को एक पर्टिकुलर मोल्ड में ढालने के लिए इस्लामिक लिटरेचर वहां छपने लगा अमेरिका में। वो लिटरेचर जाहिर है कि पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। तालिबान चूंकि यहीं बन रहे थे तो इन्हीं में बढ़ रहा था। तो वो जब पाकिस्तान लिटरेचर आया और पाकिस्तान ने तालिबान को बांटना शुरू किया, और वो तालिबान जब खूंखार फॉर्म में आने शुरू हुए, तो अचानक इस बात पर जियाउल हक का ध्यान गया। और जियाउल हक ने क्या देखा कि यार, अगर इस लिटरेचर से ये लोग ऐसे रोबोज बनाए जा सकते हैं जो कि सोवियत यूनियन से जाकर भेजे जा रहे हैं, तो इसके जरिए तो मैं अपनी पॉपुलेशन पे भी राज कर सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ। दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड द सेम फॉर्मूला, अमेरिकन फॉर्मूला ऑफ इस्लामियत इन पाकिस्तान। और आप देखेंगे कि उसके बाद का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आज तक उससे जूझ रहा है, आज तक उससे जूझ रहा है, उससे कभी निकल नहीं पाया पूरी तरह से। तो वो आने वाले जो साल थे उनमें फिर ये
जियाउल हक ने जो अपने इस्लामी टच दिया पाकिस्तान को। और उसके बाद में अगेन जैसे ही उसकी डेथ होती है, तो आप पाएंगे कि फिर जियाउल हक के उस लेगेसी को उठाने के लिए कोई वो नहीं था। क्यों? उसका वारिस कोई क्यों नहीं था? क्योंकि वहां भी वही पॉलिटिकल ऑनरशिप अगेन मिसिंग। कोई भी उसकी पॉलिटिकल ऑनरशिप यानी उस डॉक्ट्राइन की जो जियाउल हक ने बनाई, उसको लेने के लिए कोई भी पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं थी। फिर आते हैं जनाब मुशर्रफ साहब। ये 99 में आए। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 99 को इन्होंने जब कू किया था नवाज शरीफ के अगेंस्ट, कारगिल वाले वॉर के कुछ महीनों बाद, करीब 6 महीने बाद, जून जुलाई में वो वार खत्म हुआ था कारगिल का, अक्टूबर में इन्होंने वो ये अपना कू किया था नवाज शरीफ के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये अगेन वो समय था जबकि न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके थे दोनों देशों में, भारत पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ऊपर अलॉन्ग विद भारत सैंक्शंस लगे हुए थे। मगर तभी आपको याद होगा कि अगेन 9/11 था वो, और चीजें फिर से एकदम बदल जाती हैं। एक बार फिर से अमेरिका को जरूरत पड़ जाती है इनकी। और वो सिलसिला फिर क्या हुआ, ये रिसेंट हिस्ट्री है, आप सब जानते हैं। मगर 2007-8 में जब वो लॉयर्स मूवमेंट चली और मुशर्रफ के जाने की तैयारी शुरू हो गई, तो आप पाएंगे कि मुशर्रफ के बाद में, और मुशर्रफ करना क्या चाह रहे थे पाकिस्तान में, वो जो पैसा आ रहा था, आपको याद होगा उन्होंने खुद जो पैसा बनाया, जो खुद कमाई की उस समय फौज ने वो की। मगर उन्हें वो चला था ना कोलिजन सपोर्ट फंड CSF आ रहा था, तो उसमें कोई बिलिंग, मतलब जो बिलिंग होती थी वो इन्होंने जो भी लिख कर दे दिया, वो इनको अमेरिका से ग्रांट हो जाता था, कोई क्रॉस चेक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जरूरत थी। इनका जो तमाम उसके बाद में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहा, उस पर भी उन्होंने आंख मूंद ली अपनी, कुछ ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और इसी तरह की तमाम चीजें जो गड़बड़े पाकिस्तान में होती रही, अमेरिकन ने इग्नोर किया, सिंपली बिकॉज दे थॉट वी नीड देम। और ये बल्कि जब KPK और जो फाटा के उस सो कॉल्ड फाटा ऑफ दैट टाइम, वहां से जब लोगों को बलूचिस्तान के लोगों को पढ़कर जब अमेरिकन को दे रहे थे, और बाकायदा मतलब वही तालिबान, बेसिकली तालिबान को, बहुत सारे तालिबान थे जिनको कि दिया गया, कुछ इनोसेंट पकड़ा दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि बदले में मिल रहे थे उनको पैसे, पर पर्सन $5,000। ये खुद मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर लिखते हैं कि ये पैसे हमको मिल रहे थे, $5,000 किसके अकाउंट में जा रहे थे, ये एक अलग किस्सा है, कोई नहीं जानता। तो ये सिलसिला चल निकलता है वहां से। फिर वापस मुशर्रफ साहब जब गिरते हैं आकर 2008 में, आप देखिए कि उनका वो तमाम पाकिस्तान का जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान था, नई गाड़ियां, नया सब कुछ, ये अंधाधुंध पैसा आ रहा था, विद आप पाएंगे अगेन political ownership was lacking. There was no political ownership of मुशर्रफ डॉक्ट्राइन। अगेन सब चीजें रिवाइव दोबारा से चलानी पड़ी। आगे देखेंगे आप। तो उसके बाद आते हैं जनाब ये हमारे ये देखिए, ये है जनरल कियानी साहब, अशफाक कियानी। जनरल अशफाक कियानी जो है, ये इन्होंने आकर जो जियाउल हक के वक्त से चला रहा जो इस्लामिक टच था, और मुशर्रफ ने जिसको बड़ा प्रेम से बचा के रखा, इसी तरह से बहुत कुछ वहां पे काम नहीं किया। वहां पे आप पाएंगे कि इन्होंने डी रेडिकलाइजेशन शुरू किया कियानी साहब ने, और डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस को शुरू करते हुए अपनी एक लेगेसी बनाई, एक्सटेंशंस लिए। और जाहिर है उसके साथ में जो कुछ उनको CSF चल रहा था, डीरेगुलाइजेशन चल रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे इधर KP के इलाके में, अक्रॉस पाकिस्तान जो ऑपरेशन चल रहे थे बलूचिस्तान वगैरह में, तो उसमें अगेन अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे। एंड दैट इज हाउ he went away without any political ownership of his doctrine. अगेन ये आते हैं राहिल शरीफ साहब। राहिल शरीफ साहब सेल्फ प्रोजेक्शन में लगे रहे, इन्होंने कोई बहुत ऐसा लंबे चौड़े तीर नहीं मारे। और आप पाएंगे कि राहिल शरीफ साहब अपने सेल्फ प्रोजेक्शन के बाद में एक्सटेंशन की कोशिश करते रहे। जब एक्सटेंशन नहीं मिला तो जाकर सऊदीज की नौकरी कर ली उन्होंने, और वो नौकरी आज तक उनकी जारी है, वहीं बैठे हुए। तो एक ये भी हुआ। फिर आप देखेंगे आए इनके बाद में बाजवा साहब क्या कहा जाए, बाजवा साहब जिस समय आए तब तक फाइनल चीजें चल रही थी, लास्ट स्टेज थी इमरान खान को लाने की, और वो इमरान खान को लेकर आए। इमरान खान बाद में इनके गले की हड्डी बन गए, और पता लगा कि इन्हीं से उनका झगड़ा हो गया। और जब इनका झगड़ा हुआ तो उसके बाद की जो हालात हैं वो आज आपके सामने है। कहाँ है इमरान, कहाँ गए बाजवा ने जो बनाया सो बनाया, वो भी आप जानते हैं। इनके बीच में इनके जो स्पोक्स पर्सन थे और जो CPEC को गाइड करने के लिए आए थे, आसिम सलीम बाजवा,
वो अगेन अपनी पिज्जा की 100 दुकानें खोलकर निकल गए, पूरी चेन खोल के अमेरिका में, वो भी सरक गए बिना किसी केस, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। और बाजवा साहब भी रिटायर होने के बाद आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी पॉलिटिकल लीगेसी के। इनको भी आज पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता। और आप आज जिससे डील कर रहे हैं वो है ये साहब, आसिम मुनीर साहब, जिनका टाइम आज आप देख रहे हैं। मैं इस तमाम चीजों के साथ में आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये देखें, ये एक चीज जो इन तमाम जनरल्स में कॉमन है, और वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑनरशिप। इनकी तमाम डॉक्ट्राइंस को जो ये लेकर आए, पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं मिल रही थी। और जो करंट लॉर्ड जो कर रहा है, इसकी भी पॉलिटिकल ऑनरशिप लेने वाला अभी कोई नजर नहीं आता है। इनफैक्ट कोई पॉलिटिकल ऑनरशिप लेगा कैसे जब आपने पॉलिटिकल सेगमेंट के लोगों को बीच में रखा ही नहीं है, वो सब करने में जो आप प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं। इसमें कहां पर वो कोई शामिल है कोई नहीं जानता, सिवाय इसके कि लास्ट स्टेज पर जब पीडीएम गवर्नमेंट के बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे थे, उस समय पे एसआईएफसी की ये बनाई गई थी काउंसिल, और उसमें आप पाएंगे कि जो शहबाज शरीफ थे वो बोल बाल कर चले गए थे कि साहब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बेसिकली। तो वो अपना निकल गए, और तब से लेकर आज तक वो पलट कर नहीं आए, वो लंदन में बैठे हुए भाई साहब के पास। तो ये हो गई कहानी खत्म यहाँ पर। मगर एक बात, जो एक और बात सामने आई है, मैं वो बात अभी पब्लिक में नहीं कही जा रही है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कुछ रिलायबल सोर्सेज से। इनफैक्ट पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं कामरान यूसुफ साहब ने कल एक बात बताई अपने जराए से, उनके अपने सोर्सेज हैं जिसके जरिए उन्होंने बात बताई कि भाई कोई भी फ्री लंचेस नहीं होते हैं, और ये जो पैसा आने की बात हो रही है इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई शर्तें लगाई जाएंगी, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिनको अभी बताया नहीं जा रहा है, मगर वो आएंगी जरूर। इसी बीच में उन्होंने ये भी बताया कल की ही उस बातचीत में कि यूएई ने, उनकी जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने कल इंफॉर्मेशन दी है वो ये कि यूएई ने ऑलरेडी ये शर्त लगा दी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारे। लो जी, गई भैंस पानी में, मैं क्यों कह रहा हूं गई भैंस पानी में, क्योंकि मित्र आप मुझे बताओ, हम लोग खड़े हैं आज इस साल के सितंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और उसके बाद पूरी तरह से भारत में चल रहा होगा चुनाव का मौसम, गर्मी में आने वाला चुनाव हमारे यहाँ, ठीक है, उसके बाद कभी भी चुनाव हो जाएंगे। कौन माई का लाल है ऐसे में जो जाएगा आपके यहाँ इस समय पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के पॉलिटिकल क्लास में? एक दूसरी बात, इस महीने के बाद में मैंने आपको बताया कि अगले महीने रिव्यू होना है। आज पाकिस्तान के मार्केट्स में पिछले 2 दिन से जो कुछ हो रहा है, यानी कल से आज में, फौज ने अपने आदमी को बिठा दिया है तमाम जो एक्सचेंज कंपनीज हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं उनके यहाँ पर। नतीजा क्या है कि जो ग्रे मार्केट जिसको कहते हैं, वो ग्रे मार्केट में डंडे के जोर पर आपने फिलहाल सारी चीजें रोक दी हैं। नतीजा क्या है, ग्रे मार्केट में कोई बायर सेलर है ही नहीं। नतीजा क्या है उसका, ये कि जो ग्रे मार्केट का रेट आपको बताता था वो है ही नहीं, ग्रे मार्केट में कोई बंदा ही नहीं बचा। ओके, 2 दिन में वो ग्रे में डंडा चल गया। दिस इज टिपिकल पाकिस्तान मेंटेलिटी। इनको डंडा चलने का इतना बढ़िया लगता है ख्याल कि ये डंडे खाने को और डंडे लेने को तैयार रहते हैं, और वो पड़ रहा है डंडा इनको, तो ये खुश है। इनको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली ये चीजें कहाँ लीड करेंगी। और मार्केट किसी डंडे के जोर पर नहीं चलती, मार्केट के अपने डायनेमिक्स होते हैं, मार्केट के अपने रूल्स होते हैं, मार्केट उसी तरह से चलती है। तो आज जो चीजें यहाँ, उसका असर देखिए, आपने वहां पर 8-9 रुपए रेट गिरा दिया ओपन मार्केट में, लेकिन इंटरबैंक में आप नहीं संभाल पाए। इंटरबैंक में रुपया फिर गिरा आज इंटरबैंक का जो रेट है वहां रुपया गिरा, जबकि आपने वहां पर रुपए को ओपन मार्केट में अपने रुपए को मजबूत किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि चलो उनके बीच की पैरिटी कम हुई, ये वो। अभी भी जो डिफरेंस है आज की तारीख में, जो डिफरेंस है वो कल तक डिफरेंस बचा हुआ था 5% का, आज उस डिफरेंस को बताया जा रहा है कि इक्वल कर दिया गया, 1% पर कर दिया गया है, जो कि आईएमएफ की नीड थी। मगर अभी आप सिर्फ सितंबर में खड़े हैं, और सितंबर के अभी बचे हुए हैं, पूरा सितंबर ही बढ़ा, भी तो 24 दिन बढ़े हुए। तो अब आप ये देखें कि जरा इन दिनों में, 24 दिनों में खेल क्या बनेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये डॉलर का रेट फिर से उछलेगा, और जबरदस्त उछलेगा। ऐसा उछलेगा कि ये जो डंडे के जोर पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये इनकी पकड़ में नहीं आएगा कहां गया। तो क्योंकि इकोनॉमीज इस तरह से नहीं चला करती दोस्त। खैर,
तो मुझे आपको ये बताना था कि जो मैं आपसे सस्पेक्ट कर रहा था, जो मेरा शक था कल तक, वो आज ये पता लग गया है कामरान यूसुफ के जरिए कि यूएई ने इस तरह की शर्तें लगा दी हैं। एक दिन मैंने आपको एक व्लॉग में और बताया था, मैं आपको आज फिर से रिपीट कर देता हूँ उस बात को। एक और मुश्किल अभी उनको आएगी, और वो ये कि जिन जिन सऊदी कंपनीज से, जिन यूएई की कंपनीज से आप डील करने जा रहे हैं पाकिस्तानी, उनकी ओनरशिप चाहे सऊदीज के पास है, यूएई वालों के पास है, लेकिन उसके उनके जो सीईओज हैं या सीएफओज हैं, वो बहुत सारों में हिंदुस्तानी हैं। अब वहां पर सिक्योरिटी क्लियरेंस का चक्कर आएगा कि भाई भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस का क्या होगा। ये वैसे ही है जैसे कि वो जो 700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी इमरान खान के टाइम पर, और वो अटक गई थी, जो उनका सीईओ भी मलेशिया से जो आ रही थी कि वो इंडियन था। तो ये तमाम खेल आने शुरू होने वाले हैं, और आप पाएंगे कि ये सब कुछ जो खेल खिलाड़ी का बनाया जा रहा है, ये चल नहीं पाएगा। इनफैक्ट जब तक पॉलिटिकल ऑनरशिप इसकी नहीं तय होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में नहीं डाला जाता है, तब तक आप ये देखिए फरवरी के बाद में इस इनिशिएटिव को कौन ऑन करेगा, इसके जो रिपरकशंस होंगे, उनकी जिम्मेदारी किस पर होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इस तमाम सौदेबाजी में से जो नुकसान निकलेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या फौज लेगी? क्या फौज ने 70 साल से जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी ली? क्या ये फौज वही नहीं है जो आज से 6 महीने पहले ये कहती थी कि हम अपोलिटिकल हो गए हैं, हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है, 71 का के ब्लंडर से हमने नदीम अंजुम नहीं कहा था ना, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, तब उन्होंने ये कहा था कि हमने 71 से सीख लिया है और वो हमारी गलती थी, और वो हम ऐसी गलती को रिपीट नहीं करेंगे। मित्र सुनिए, फिर सुनिए ये कि आज पाकिस्तान के बॉर्डर के पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए इलाके पर, मेरे ख्याल से कनूर के बॉर्डर पर है, बशीर अहमद वहां के रिपोर्टर हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वहां टीटीपी ने हमले किए हैं और 2 गांवों पर कब्जा हो चुका है, 10 फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे 3 फौजी खाली इंजर्ड हुए हैं, कोई डेथ नहीं हुई है, मगर 2 गांव कब्जे में हो गए हैं। उनके तमाम जो एम्यूनिशन थे वहां पर, और जो गन्स वगैरह थी, वो सब टीटीपी ने अपने कब्जे में कर ली है। ये आज हो चुका है, टीटीपी ने इसके बाकायदा क्लेम कर लिए हैं, और ये सिलसिला ऑलरेडी चल चुका है। तो आप देखिए अब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी फौज अपनी इकोनॉमी कंट्रोल कर रही है, वो पॉलिटिशियंस को डिस्कार्ड कर रही है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की कोशिश कर रही है, वो एग्रीकल्चर चलाने की कोशिश कर रही है, वो फैक्ट्रियां चलाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में टीटीपी बॉर्डर पे अपना सर उठाकर फुकाइल कर रही है। अब बात क्या है? बात यह है कि आखिर अकेले फौज कहां कहां क्या क्या करना चाह रही है, और फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको आप डंडे के जोर पर चलाना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता है। और सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की पिछले सालों में लगातार कमजोर ही हुई है। वहां पर रिश्वत के अलावा कोई बात नहीं समझता, कोई काम नहीं करता। स्कूल के मतलब आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाएं, उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी होती है। आप अगर फॉरेनर हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, भाई मैं इतने दिन के लिए आया हूँ, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपका टूटा हुआ है, सिविल ब्यूरोक्रेसी आपकी काम नहीं करती है। जो एक एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो होती है किसी भी गवर्नमेंट में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, डिपार्टमेंट पर्सनल जो होता है, वो पोस्ट ऑफिस से ज्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान में, वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस बनकर रह गया है। तो दिस इज हाउ इट इज दोस्तों, ये वो सिचुएशन है जिससे फिलहाल ये कंट्री दो चार है। तो नतीजा क्या होगा वो आने वाले दिनों में हम देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज का अपडेट ये था जो मैंने आपको दिया। अगले अपडेट में, अगले वीडियो में कल मुलाकात होगी हमारी, हम एक बार फिर से कल फिर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो दोस्तों, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, गुड नाइट।